जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य की इस स्पेशल सीरीज में, विशेष सीरीज में, जहां पर हम डॉक्टर अंबेडकर के सभी भाषणों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी भाषणों को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के 1924 में दिए गए भाषण के ऊपर। उस भाषण में उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की थी, जैसे उन्हें स्वराज क्यों पसंद है, धर्मांतरण करना चाहिए या नामांतरण करना चाहिए या देशांतरण करना चाहिए। शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि बेहद जरूरी है, उसके लिए स्क्रीन पर आपको मेरे अकाउंट डिटेल शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि में भेज सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, कुछ मामलों में राजदंड के बगैर सामाजिक अन्याय को समाप्त कर पाना संभव नहीं है, इसलिए सामाजिक तथा धार्मिक मामलों में कानून बनाकर सुधार करना चाहिए। कानून बनाना संभव न होने के कारण अंग्रेजों ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि जाति और रूढ़ी पर कानूनी दबाव उन्हें स्वीकार नहीं है। हम लोगों को स्वराज से बहुत डर लगता है कि कहीं स्वराज पेशवाई में तो नहीं बदल जाएगा। यह कहना किस विचार की तरफ इशारा करता है? क्योंकि आज के स्वराज में और पेशवाई में फर्क है। पेशवाई में एक बार स्थापित राज वंश परंपरा से सत्ता संचालित करता है। पेशवा लोग प्रजा की इच्छा से राज्य नहीं चलाते थे। भावी स्वराज में सरकार प्रजा की इच्छा से चलने वाली है तथा हमेशा एक ही राजा बना नहीं रहेगा। इस तरह स्वराज में प्रजा की इच्छा का ध्यान नहीं रखा गया तो प्रजा की इच्छा का समाधान दूसरी किसी राजनीतिक व्यवस्था में नहीं हो सकता है। यह पूर्ण विश्व का राजनीतिक अनुभव है। इसलिए प्रजा की सम्मति से स्थापित स्वराज ही सर्वोत्तम राज्य व्यवस्था है। यह निर्विवाद सत्य है। इस तरह के स्वराज से हम डरते क्यों हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता है, जबकि उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुझे स्वराज क्यों पसंद है, यह बात आपको याद रखनी चाहिए। आज भारत में स्वराज के संबंध में जो बहस चल रही है, उसमें मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ब्रिटिश लोगों के हाथ से सत्ता छीन लेनी चाहिए या क्रमवार तरीके से धीरे धीरे छीननी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों से छीनी गई सत्ता किसकी सम्मति से चलाई जाएगी, इस बात पर कोई विचार नहीं कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आज ब्रिटिश सत्ता यदि किसी एक वर्ग की सम्मति से अमल में लाई गई तो आज ब्रिटिश हुकूमत में जो स्थिति है उससे 10 गुना दयनीय स्थिति में नहीं होगी, यह कैसे कहा जा सकता है? यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर इंडिकेट करें कि पर्टिकुलर एक वर्ग के हाथ में अगर सत्ता चली गई अंग्रेजों से छूटकर, तो फिर उस कंडीशन में किस तरह की दयनीय स्थिति बनेगी, वो सोचने वाली बात है। और वो प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, इसको हम कैसे यकीन करें? इसलिए सत्ता के प्रश्न जैसे या उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न समिति का है, जबकि अपने स्वराजवादी लोग उसे गौण समझकर अनदेखी कर देते हैं। इससे यह दिखाई देता है कि उन्हें जनता की कितनी चिंता है। लेकिन हम लोगों को यह प्रश्न हर समय उठाना चाहिए, क्योंकि स्वराज यदि आ रहा है तो उस स्वराज में हमें दूसरे किसी व्यक्ति की तरह ही अधिकार चाहिए, और वह अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें वोट डालने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाहिए। आजकल वोट का अधिकार संकुचित कर दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर 1924 में राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, वोट डालने की अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये अछूतों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हमें वोट डालने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाहिए। आज की डेट में वो अधिकार हमारे पास है, लेकिन कितने लोग उस अधिकार को एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जितने भी लोग वोट डालने के अधिकार को एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो किन लोगों को चुनकर भेज रहे हैं, उनको पता ही नहीं। उनके आसपास एक मायाजाल बुन दिया जाता है और उस मायाजाल के प्रभाव में आकर वो किसी एक पार्टी को वोट डालाते हैं, किसी कैंडिडेट को वोट नहीं डालते हैं। वो या तो हाथ का पंजा देखते हैं, या कमल देखते हैं, या हाथी देखते हैं, या झाड़ू देख लेते हैं आम आदमी पार्टी का, बस वो यही देख के वोट डाल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता। जबकि इस वोट के अधिकार को पाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक लंबा संघर्ष किया और उसकी कदर कोई नहीं करता। आजकल वोट का अधिकार संकुचित कर दिया गया है। वह पूरे भारत के केवल 2% लोगों को प्राप्त है, ऐसा मैं समझता हूँ। एक आज जो विधि काउंसिल में लापरवाही होती है वह नहीं होगी। जो लोग हमारे वोट से चुने जाएंगे वे हमारे हितों के प्रति लापरवाही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी लगाम हमारे हाथ में रहेगी। वोट के अधिकार से यह लाभ होने वाला है। लेकिन आज की मैं परिवेश में बात करूं तो क्या आपके वोट डालने के अधिकार से भी सत्ता में बैठे सत्तारूढ़ियों को डर लगता है? जब मैं सत्ता की बात कर रहा हूं तो सीधे केंद्र पर हमला नहीं बोल रहा, क्योंकि आज की डेट में मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मैं सीधे केंद्र पर हमला बोल रहा हूं। नहीं, मैं बात कर रहा हूं आपके
संसदीय क्षेत्र में जो आपका सांसद चुन के आपने भेजा है, क्या उसके अंदर वो खौफ है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो अगली बार ये लोग मुझे नहीं चुनेंगे? क्या आपके विधानसभा क्षेत्र से आपने जिसको चुनकर विधायक बनाया है उसके अंदर वो खौफ है, वो डर है कि अगर मैं इस गलत काम करूंगा तो ये लोग मुझे दोबारा चुन के नहीं भेजेंगे? वो डर, वो खौफ कहीं किसी की नजर में दिखाई नहीं देता। सब लोग अपनी मस्ती मौज कर रहे हैं, सब लोग अपना पैसा छाप रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर उसकी इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। उस समय 2% लोगों को अधिकार था, आज की डेट में 100% लोगों को अधिकार है। माइनर जो 18 साल से छोटे हैं उनको छोड़ के बाकी सबको अधिकार है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, डजंट मैटर, सबको वोट डालने का अधिकार है। लेकिन कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ये सोचना चाहिए हमें। और जिन लाभों की बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, क्या वो लाभ हमें मिल पा रहे हैं हमारे वोटिंग राइट से? सोचिएगा। उससे दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस वोट के अधिकार से वर्णाश्रम धर्म पर बहुत बड़ा आघात होगा। राजनीतिक स्तर पर समानता होते हुए सामाजिक स्तर पर वर्णाश्रम धर्म का टिक पाना संभव नहीं है। आज राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मण उम्मीदवार को यदि भंगी के वोट प्राप्त करने के लिए भीख मांगनी पड़ी तो वर्णाश्रम धर्म का महत्व क्या रह जाएगा? इस तरह यह रंग को राजा बनाने का राजमार्ग हमें सबसे पहले अपनाना चाहिए। इंग्लैंड में मजदूरों की स्थिति कुछ वर्ष पहले तक हमारे जैसी ही दीनहीन थी। सन 1860 तक लिबरल लोग अपना उद्धार करेंगे ऐसा सोचकर वे चुपचाप बैठे थे। जो दूसरों के भरोसे बैठा रहता है उसका काम बिगड़ जाएगा और जो मेहनत से लगा रहता है उसका काम हो जाएगा। ये बहुजन तबके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं दोबारा इसको रीड करके आपको बता देता हूँ। जो दूसरों के भरोसे बैठा रहता है उसका काम बिगड़ जाएगा और जो मेहनत से लगा रहता है उसका काम भला हो जाएगा। आरएसएस आज की डेट में सत्ता में है, बीजेपी नहीं है। आरएसएस आज की डेट में सत्ता में है। उन्होंने 100 साल तक मेहनत की है भाई, इतनी कड़ी मेहनत की कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया है, उन्होंने अपना खून पानी की तरह बहाया है, तब जाके वो सत्ता तक पहुंचे हैं। और जिसके लिए वो सत्ता में पहुंचे हैं वो काम कर रहे हैं, वो नो डाउट। बहुजन तबके को ये समझ जाना चाहिए कि अगर उन्हें सत्ता में पहुंचना है तो यकीन मानो कि उनको 100 साल लगे, हमें 10-15 साल भी नहीं लगेंगे, हम सत्ता में पहुंच जाएंगे। लेकिन पूरा बहुजन कम्युनिटी जब एकजुट होके और बाउंस बैक करेगी और अपनी वैचारिक गुलामी, अपनी आध्यात्मिक गुलामी, अपनी आर्थिक गुलामी को जब तोड़ेगी ना तो सत्ता हमारे हाथों में होगी। लेकिन पूरी जब कम्युनिटी काम करेगी, चुनिंदा नहीं, केवल 1% लोग से भी कम लोग बहुजन मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, अम्बेडकर मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी सब मलाई चाटने में लगे हुए हैं, बाकी सब अपनी दाल रोटी में लगे हुए हैं। यकीन मानिए ये बात मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और ये मैंने बहुत साल पहले समझ ली थी। आपको अगर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बनाकर छोड़ना है, कुछ कोई विरासत छोड़नी है, तो आज आपको खुद को जलाना पड़ेगा, तब जाके आप आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत छोड़ पाओगे, वरना किसी कंडीशन में नहीं छोड़ पाओगे। परिवार में किसी एक को जलना पड़ता है और उसकी राख से वो पूरी जो नींव है ना वो बनती है, उसके ऊपर नया मकान खड़ा होता है, नई इमारत खड़ी होती है। जैसे मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट जनरेशन पर्सन हूँ जो पढ़ रहा है। मेरे नो डाउट कि मेरे ताऊजी ने मास्टर्स किया वो संस्कृत में, लेकिन वो इकलौते पर्सन थे और उनको कोई आउटपुट नहीं मिल पाया। कोई भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ मेरे ताऊजी पढ़े थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन के पढ़ने वाले लोग हैं, मतलब सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे कजन, मेरे स्टेप ब्रदर, मेरी स्टेप सिस्टर। तो अगर हमें आने वाली पीढ़ी के लिए अगर कुछ विरासत छोड़ के जानी है तो हम सबको आज जलना पड़ेगा, आज मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम वो एक नींव स्थापित कर पाएंगे और जिसके ऊपर एक नई इमारत खड़ी होगी। तो इस चीज को समझिए कि आप लोग जहां भी हो, जिस कंडीशन में भी हो, जिस तरीके से भी रहते हो, बहुजन मिशन को, अम्बेडकर मिशन को कंट्रीब्यूट कीजिए। किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप करिए। मैं भी कर रहा हूं ना, मेरे पास जितने संसाधन है, जितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूं, तो आप लोग भी करिए। तब उन लोगों को समझ में यह बात आई कि हमें अपना उद्धार खुद ही करना होगा। यह तय करके हमने वोट के अधिकार को प्राथमिकता दी थी तथा उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। अंत में वे विजयी होकर वे सत्तारूढ़ हुए और अपने हित में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि उन्हें वोट का अधिकार पूरी तरह प्राप्त हुआ। हमने यदि उसी तरह से कोशिश की तो हमारे लिए भी अपनी उन्नति करना संभव हो जाएगा। मैंने जो लक्ष्य आपके सामने रखे हैं उन्हें प्रमाणित करने के लिए विरोधियों के सामने रखने से कुछ नहीं होगा।
जब कोई आदमी या समाज मुसीबत से निकल जाता है उस समय विरोधियों को आधार बनाकर वाद विवाद करने लगते हैं। हम मनुष्य नहीं हैं क्या? कुत्ते बिल्ली हमसे श्रेष्ठ क्यों हैं? ऐसे सिद्धांत पर वाद विवाद करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कितने ही लोगों को लगता है कि सिद्धांतों की बात करने से ही यदि हमारा काम चल जाता तो हम जीत गए होते। यह केवल भ्रम है। केवल सिद्धांतों की बात करने से कुछ नहीं होगा। समझे? केवल सिद्धांतों की बात करने से कुछ नहीं होगा। केवल सिद्धांतों की बात करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सिद्धांतों का निर्माण होने पर उसके परिणाम दुनिया के सामने अपने आप नहीं आते। समझ रहे हैं? केवल जय भीम का नारा लगाने से सारी चीजें नहीं हो जाएंगी। आपको अपने दिनचर्या में अम्बेडकराइट मिशन को उतारना पड़ेगा, तब कुछ होगा। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, वो उनकी लैंग्वेज है। मेरा इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट जय भीम के नारे पर आता हूँ, क्योंकि जितने लोग जो है ना वो केवल जय भीम का नारा लगाते हैं और कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें देखते हैं। यहाँ पर भी अभी मैं पिछले 3 दिन से डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण डाल रहा हूँ, 200-300 व्यूज आ रहे हैं बस। अगर वहीं पे मैं डाल दूं अभी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज तो उसके ऊपर हजारों व्यूज आ जाएंगे, है ना। 1000-2000 व्यू तो आ ही जाएंगे आराम से। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण पर 200-300, शर्म क्या बात है। मुझे तो मतलब कभी कभी लगता है कि बंद कर दूं, लेकिन फिर क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट डॉक्टर अम्बेडकर के लिए आप लोगों के लिए कम है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। परिणामों के लिए कुछ कृत करना पड़ता है, इसीलिए परिणाम की दृष्टि से सिद्धांतवादी बनने की बजाय प्रयत्न करना चाहिए कि उस पर अमल कैसे किया जाए। इसलिए संगठन का निर्माण करना उससे अधिक आवश्यक हो जाता है। जब तक संगठन तैयार नहीं होता तब तक जिन सिद्धांतों के लिए हम झगड़ते हैं वे सिद्धांत अपने विरोधियों को स्वीकार होने पर भी उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जिस तरह किस्मत की गाड़ी चलाने के लिए सारथी को प्रयत्न करना पड़ता है, उसी तरह सिद्धांतों को अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए संगठन का होना आवश्यक है। ये बहुत जरूरी चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है डॉक्टर अम्बेडकर की। मैं जानता हूँ कितने लोग देखेंगे इस स्पीच को, कुछ नहीं, मुश्किल से 500 लोग भी नहीं देखेंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपना काम करते रहेंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग कैसा लगा। जितने भी लोग यहाँ पूरा देखें उन लोगों से बोल रहा हूँ, वैसे तो उम्मीद बहुत कम लोगों से है, लेकिन जितने भी लोग देखें तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। और ये किताब अगर आप खरीदना चाहें तो सम्यक प्रकाशन की वेबसाइट पर जाकर आप खरीद सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।